स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिसे पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा विलेन मानती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हमारी पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को भट्ठी की तरह सुलगा रहा है और ठीक उसी समय उसके दूसरे हिस्से को डीप फ्रीजर की तरह ठंडा कर रहा है। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन थियरी या कोई विरोधाभास जैसा लग सकता है, लेकिन यही कड़वी हकीकत है। हमारा जो लोअर एटमॉस्फेयर है ना, जो निचला वायुमंडल है, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, वह जिस रफ्तार से गर्म हो रहा है, ठीक उसी रफ्तार से हमारा अपर एटमॉस्फेयर, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, वहां पर फ्रीजिंग हो रही है, वहां पर कूलिंग हो रही है, लगातार ठंडा हो रहा है। और दुनिया के टॉप क्लाइमेट साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि यह आसमान की जो रहस्यमयी कूलिंग है, यह मानव निर्मित क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा स्मोकिंग गन यानी कि अकाट्य सबूत है। आखिर ये चक्रव्यूह क्या है? अगर पूरी पृथ्वी ग्रीन हाउस इफेक्ट जहां पर बढ़ रहा है, तो आसमान में एक हिस्सा फ्रीज क्यों हो रहा है? क्या विज्ञान खुद से ही उलझ गया है, या फिर यह क्लाइमेट क्राइसिस का वह फिंगरप्रिंट है जिसे आज तक कॉरपोरेट लॉबी और क्लाइमेट चेंज को नकारने वाले लोग हमसे छुपाते रहे? दोस्तों, आज के इस बेहद डिटेल्ड एनालिसिस में हम इस पूरे वैज्ञानिक घटनाक्रम का पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे कि एटमॉस्फेयर की इन दो परतों के बीच का यह कोल्ड वॉर है क्या और क्यों है। दूसरा, थिन और डेंस एटमॉस्फेयर में CO2 अपना रंग कैसे बदलती है, आज आप यह भी समझेंगे। ओजोन होल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इस ठंडक के साथ क्या कनेक्शन है, यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और क्यों यह अजीबोगरीब घटना अंतरिक्ष में घूम रहे हमारे सैटेलाइट्स के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। तो कागज पेन भी ले लीजिए, क्योंकि आज का सेशन आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीप इंसाइट ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट बताएगा। तो आज बात को बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। पहले बेसिक्स की बात करते हैं। हमारा वायुमंडल हवा का कोई एक जैसा गुब्बारा नहीं है, यह प्याज के छिलकों की तरह परतों में बटा हुआ है। सबसे पहले जो सबसे निचली परत है, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ये 0 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह वो इलाका है जहां हम और आप सांस लेते हैं, बादल गरजते हैं, मानसून आता है, बिजली कड़कती है, यानी सारा मौसम का नज़ारा जो आप देख रहे होते हैं वो इस 15 किलोमीटर के दायरे में देख रहे होते हैं। इसके बाद 15 किलोमीटर से आगे के 50 किलोमीटर तक आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पर आपकी ओजोन लेयर होती है और यह एक शांत एरिया है। इसी के बिल्कुल जो आपका ट्रोपोस्फेयर, इसके जस्ट ऊपर से आ जाता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। इसी लेयर में आपके कमर्शियल जेट्स उठते हैं और यहीं पर तैनात होती है हमारी जीवन रक्षक ओजोन लेयर, जो कि हमें हानिकारक किरणों से बचाती है। अब यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत खूबसूरत लेकिन पेचीदा नियम काम करता है, उसको भी समझिएगा। ट्रोपोस्फियर नीचे से गर्म होता है। ट्रोपोस्फियर की अगर हम बात करें तो ये नीचे से गर्म होता है। क्यों होता है, समझिए। क्योंकि सूरज की किरणें जो होती हैं वो सीधे हवा को गर्म नहीं करती हैं, वो पहले हमारी धरती की सतह को गर्म करती हैं, और धरती जब उस गर्मी को वापस छोड़ती है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होता है। यानी कि ये जो गर्मी है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। अब आते हैं दूसरे पोर्शन पर, स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में खेल जो है वो बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि वह ऊपर से गर्म होता है, क्योंकि वहां पर ऊपर ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर क्या करती है, जो सूर्य की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उनको सोख लेती है, और फिर उसके बाद वहां से हीट जो ट्रांसफर होती है वो नीचे की तरफ चलती है। अब आप सोचिए, नीचे से गर्मी मिल रही है, ऊपर से ओजोन लेयर गर्म है, ठीक है। तो अब ये दो तरफ से गर्मी के बीच में अचानक ये जो आइस एज आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? मुद्दा यह है कि बीच में ये जो ठंडा वाला क्षेत्र बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, और यहीं से एंट्री हो जाती है इस आज के विलेन और हीरो दोनों की, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CO2 कहते हैं।
अब जरा इसको पहले थोड़ा सा इतिहास में समझिएगा। इतिहास में क्या हुआ, 1750 के आसपास इंसानों ने कोयला और तेल जलाना शुरू किया, तो हमने एटमॉस्फेयर में के केमिकल बैलेंस को हमेशा के लिए बदल दिया। प्री इंडस्ट्रियल एरा में जो CO2 केवल 280 ppm हुआ करता था, पार्ट्स पर मिलियन हुआ करता था, वो उछलकर आज 420 ppm से ज़्यादा हो चुका है। सामान्य तौर पर यह ग्रीन हाउस इफेक्ट एक वरदान होता है। अगर CO2 और जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर नहीं होते तो धरती का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता और हम सब बर्फ के पुतले बन चुके होते। लेकिन जब इंसानों ने इस कंबल को ज़्यादा मोटा कर दिया, यानी कि CO2 का एमिशन बढ़ा दिया, तो ट्रोपोस्फेयर में गर्मी कैद हो गई। यानी कि इस पोर्शन में जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पर बहुत सारी गर्मी होने लग गई, और जिसे हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। अब यह तो वो कहानी है जो आपने 5वीं क्लास से समझ रखी है। असली सस्पेंस इसके ऊपर वाली परत में छिपा हुआ है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी है वह मामला है पूरा खेल का। यानी कि ट्रोपोस्फेयर में हवा बहुत घनी है, जो आपकी धरती के पास की परत है। CO2 का एक मॉलिक्यूल जब धरती की इंफ्रारेड गर्मी को सोखता है तो वह तुरंत अपने पास मौजूद अनगिनत मॉलिक्यूल से टकराता है और वह गर्मी पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप एक खचाखच भरी बस में अगर एक आदमी को पसीना आए तो आसपास के सब लोगों को गर्मी लग रही होती है। लेकिन जैसे ही आप 15 किलोमीटर की ऊंचाई यानी कि जो ट्रोपोस्फेयर की लेयर है उसको क्रॉस करते हैं, पार करते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर में कदम रखते हैं, हवा इतनी पतली हो जाती है कि वहां मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बहुत बढ़ जाती है। अब यहां क्या होता है, यहां स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद CO2 अपनी बची कुची गर्मी सोखती है तो वह पास के किसी मॉलिक्यूल से टकरा नहीं पाती है, और टकराने के लिए उसके आसपास कोई है ही नहीं, तो टकराएगी कैसे। तो वो CO2 मॉलिक्यूल क्या करता है, वह उस गर्मी को सीधे अंतरिक्ष में यानी कि डीप जो स्पेस होता है वहां पर री-रेडिएट कर देता है, यानी कि रिलीज कर देता है। अब यहां पर एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्रूशियल कॉन्सेप्ट यह है कि CO2 जो है वो लोअर एटमॉस्फेयर में एक कंबल की तरह, एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है और गर्मी को रोकती है। ठीक है, ये जो आपकी निचले लेवल पर होती है ये CO2 हीट ट्रैप का काम करती है, एक कंबल की तरह काम करती है और गर्मी को रोकती है। लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में जब यही CO2 है वो हीट को एस्केप कर देती है, यानी कि हीट को वापस डीप एटमॉस्फेयर में भेज देती है। परिणाम क्या होता है, नीचे जो गर्मी रुक जानी चाहिए थी वो ऊपर नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि नीचे का कंबल बहुत मोटा हो गया है। यानी कि यहां से इस तरफ मूवमेंट हो ही नहीं पा रहा है, मूवमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर की गर्मी की सप्लाई कट हो गई है और जो थोड़ी बहुत गर्मी स्ट्रेटोस्फेयर में थी उसे वहां की CO2 ने स्पेस में फेंक दिया है। नतीजा क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर का तापमान पिछले कुछ दशकों में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। आप जानते हैं आपका यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर कम होता जा रहा है। लेकिन रुकिए, इस शीत युद्ध में CO2 केवल अकेली विलेन नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा इस विलेन का साथी भी है और जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs। 1980 से 90 के दशक में हमारे रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर से निकलने वाली CFC गैसेस ने स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर के ओजोन लेयर में छेद कर दिया था। इस पर आपने कई बार ओजोन होल के बारे में सुना होगा। ओजोन का मुख्य काम था जो सूरज है उसकी अल्ट्रावायलेट रेस को सोखना और खुद को गर्म होने देना। जब ओजोन कम हो गई तो जाहिर सी बात है स्ट्रेटोस्फेयर का हीटिंग सोर्स बंद हो गया। हालांकि 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद ओजोन लेयर अब धीरे धीरे रिकवर हो रही है, लेकिन CO2 का कूलिंग इफेक्ट इतना तगड़ा है कि वो ओजोन हीटिंग को पूरी तरह से दबा चुका है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वह बात उन लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है, वैज्ञानिक तमाचा है, जो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो नेचुरल है, ये तो सूरज की गर्मी बढ़ने से हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े जो स्यूडो साइंटिस्ट और संशयवादी हैं उनको हमारी साइंस कम्युनिटी ने इसी पॉइंट पर मात दी है। जरा सोचिए, अगर धरती की ये गर्मी सूरज की धूप तेज होने की वजह से हो रही होती तो क्या होता। सूरज तो पूरे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक साथ गर्म रहता है, तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में तापमान दोनों में बढ़ना चाहिए था।
ठीक है, तो ये चीज तो यहां से प्रूव नहीं होती है। अब आप सोचेंगे कि सर अगर ऊपर आसमान ठंडा हो रहा है तो ये तो बढ़िया है, कम से कम ग्लोबल वार्मिंग का असर कम हो रहा है। जी नहीं, यहां पर सबसे बड़ी भूल भी यही है कि इस अपर एटमॉस्फेरिक कूलिंग के 3 विनाशकारी परिणाम होंगे जो सीधे सीधे हमारी सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों को हिट करेंगे। पहला होगा सैटेलाइट के मलबे से टकराने का। थर्मोडायनामिक्स का नियम कहता है कि जब कोई गैस ठंडी होती है तो वो कंट्रैक्ट करती है, यानी कि सिकुड़ती है। स्ट्रेटोस्फीयर और उसके ऊपर जो एक मेसोस्फीयर है वहां पर ठंडा होने के कारण वह सिकुड़ रहा है, जिससे वायुमंडल की डेंसिटी कम होती जा रही है। इसका मतलब यह है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं उन्हें अब हवा के घर्षण नहीं मिल पा रहे हैं। इससे जो स्पेस का कचरा है जिसको डेब्रिस कहा जाता है, घर्षण के कारण जलकर खाक हो जाना चाहिए था, वो अब सालों साल ऑर्बिट में टिका रहेगा। नतीजा ये होगा कि हमारे करोड़ों डॉलर के जो सैटेलाइट्स हैं और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर हर वक्त मलबे से टकराने का खतरा बना रहेगा। दूसरा जो बड़ा खतरा हमारे लिए है वो पोलर वर्टेक्स का और मौसम के अनप्रेडिक्टेबल होने का है। देखिए, स्ट्रेटोस्फीयर के ठंडे होने से जो पोल्स हैं, जो ध्रुव हैं, उनके ऊपर चलने वाली हवाएं जिन्हें हम पोलर वर्टेक्स कहते हैं, इस सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगी। जब स्ट्रेटोस्फीयर का थर्मल स्ट्रक्चर बदलता है तो जेट स्ट्रीम रास्ता भटक जाते हैं। इसी वजह से अचानक यूरोप और अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसको आप बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं। और भारत जैसे देशों में मॉनसून का पैटर्न पूरी तरीके से इसके कारण क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो यह केवल एक भूगोल का कॉन्सेप्ट नहीं है। यह जीएस पेपर 1 के क्लाइमेटोलॉजी के पोर्शन को कवर करेगा और जीएस पेपर 3 के एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को भी इंटरलिंक करेगा। भारत जैसे मॉनसूनी देश के लिए एटमॉस्फेयर की यह वर्टिकल इंस्टेबिलिटी जो है, अस्थिरता जो है, यह बहुत बड़ा अलार्म है, क्योंकि हमारे यहाँ हीट वेव्स बार बार आती हैं। इरेटिक जो मॉनसून्स हैं, कभी सूखा, कभी क्लाउड बर्स्ट, और हिमालयन रीजन्स में ग्लेशियर मेल्ट, ये सब की रफ्तार तेज होगी, सब अनप्रेडिक्टेबल ज्यादा होते जाएंगे। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारे इस वायुमंडल के बदलते हुए तापमान संतुलन का ही हाथ है। ये पूरा CO2 के बदलते हुए गेम का, जो डुअल गेम CO2 खेल रहा है, उसका परिणाम है। वैश्विक पर्यावरण गवर्नेंस को अब केवल सतह के तापमान के नापने से आगे बढ़कर अंतरिक्ष की इस बदलती हुई केमिस्ट्री से भी प्रभावित होकर अपनी नीतियां अपडेट करनी होंगी, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। तो दोस्तों, अगली बार जब कभी आपसे कोई सो कॉल्ड एक्सपर्ट या क्लाइमेट चेंज डिनायर आपके सामने आकर के खोखले तर्क दे, तो उसे विज्ञान का यह सबसे बड़ा पैराडॉक्स जरूर समझाइएगा। और धरती का यह सुलगता हुआ धरातल और आसमान की जमती हुई खामोशी, ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। इन दोनों सिक्कों, इस एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक गवाही है इस बात की कि हमने प्रकृति के ताने बाने को कितनी बुरी तरह से झकझोर दिया है। दोस्तों, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज सिर्फ पिघलते हुए ग्लेशियरों या डूबते हुए द्वीपों की कहानी नहीं है, यह कहानी है हमारी इकोनॉमी की, हमारी खाद्य सुरक्षा की और अंततः मानव सभ्यता के वजूद की कहानी है। इस पूरे पैराडॉक्स पर, इस वर्टिकल फिंगरप्रिंट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दुनिया के देश नेट जीरो के लक्ष्य को समय पर पूरा कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव, अपने विचार अवश्य साझा कीजिएगा, क्योंकि यह मुद्दा हमारे और आपके सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, आपके लिखने में और इसमें जिन कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा की गई उन कॉन्सेप्ट्स को लिखने में बहुत मददगार होगा। अगर यह एनालिसिस आपको लॉजिकल और इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो में को अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे और आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 28 या 29 है, तो वो हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 27 मई से और हम इन बैचेस में आपको स्मार्ट मॉडल पर सारी क्लासेस देंगे। ये बैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसकी डिटेल्स को देखना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगे, जिन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा।
कोर्सेज को खरीदने से पहले और क्लास ज्वाइन करने से पहले अगर आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी ऑफर होगा। तो देर मत कीजिए दोस्तों, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।